हेलो, वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज का आपका 29 अक्टूबर 2025 का डेली न्यूज़ एनालिसिस अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अरुणाचल टाइम्स का जो फर्स्ट न्यूज़ है आज, वो है आपका इलेक्शन, यानी कि लोकल इलेक्शन जो आ रहा है उससे रिलेटेड है। लॉटरीज ड्रॉन फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन। अभी बहुत सा अरुणाचल में आपका पंचायती राज इलेक्शन इंस्टीट्यूट का अनाउंस किया गया है, जो कि दिसंबर को होना है। उससे रिलेटेड आपका लॉटरीज ड्रॉन किया जा रहा है फॉर वुमेन रिजर्वेशन से, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन का। तो उसका थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेता है। तो इसमें ये जो लॉटरीज ड्रॉन कर रहा है, वो बेसिकली उससे एथिकल इश्यूज क्या क्या होता है। तो एथिकल इश्यू ये है कि वो जो प्रमोशन ऑफ द जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। जैसे लॉटरीज कंडक्ट करके आपका जो वुमेन रिजर्वेशन, स्पेशली ईटानगर और चांगलांग के लिए वुमेन रिजर्वेशन का जो लॉटरी है, अपकमिंग म्यूनिसिपल एंड जिला परिषद इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट उसको इनिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस मेंटेन किया जा रहा है। ड्रॉ को ओपनली वाइडली, जितना भी प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक, आपका जितना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके सामने में एक ट्रांसपेरेंट एंड फेयरनेस रख के वो लोग ये जो लॉटरी को ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ दूसरा एथिकल इश्यू ये है कि सच लॉटरीज, ये आपका एम्पावरमेंट एट द ग्रास रूट लेवल को वो बढ़ावा देता है। यहाँ में वुमेन लीडर्स को वेलकम करता है कि वो जो इनिशिएटिव, एक्सप्रेशन, ये सब एंकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिटी बिल्डअप के लिए मतलब बढ़ावा देता है, ठीक है। अगर हम वुमेन लॉटरी के बारे में, रिजर्वेशन और उसका लॉस एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखेगा, तो आपको मालूम करना है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आपका सबसे पहले 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लागू किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 33% ऑफ द रिजर्वेशन, यानी कि 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द सीट रिजर्वेशन वोमेन के लिए है, ताकि वोमेन जो अंडरमाइन ना हो, वो लोग का एक रिप्रेजेंटेटिव हो, और वोमेन भी एक कम्युनिटी बिल्डअप में एक इम्पोर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ में वोमेन रिजर्वेशन यहाँ से ये जो बेसिकली बैलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए इसको, मतलब डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटीज लाने के लिए इसको बनाया गया है, ओके। आपको याद करना है कि ये जो लोकल इलेक्शन है पंचायती राज 73rd से, एंड आपका म्यूनिसिपल इलेक्शन 74th से, इसको 1992 में डाला गया है, इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ में 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए, उसको आपको याद करना है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए भी जरूरी होता है। उसके बाद सीएम इनॉग्रेट्स एलपीजी बोटलिंग प्लांट। आपका जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एलपीजी बोटलिंग प्लांट आपका पपुनाला जुलियांग रोड में जो है, वहां में वो इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। ये इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये इसलिए इस्टेब्लिशमेंट किया है कि एक्सक्यूज मी, इसको इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है ताकि ये एंश्योर, यानी कि एंश्योर इम्प्रूव लोकल गैस सप्लाई विद इन द अरुणाचल प्रदेश, ओके। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में अरुणाचल को आत्मनिर्भर अरुणाचल बनाने में कामयाब रहे, इसीलिए ये आपका एलपीजी, यानी कि गैस का जो नया जो प्लांट है, उसको पपुनाला का जुलांग रास्ता में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये आपका इंडियन जो ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसका कोलैबोरेशन के साथ इसको इस्टेब्लिश किया है, ओके। नेक्स्ट है स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन हनी बी कल्टिवेशन, ठीक है। हनी बी कल्टिवेशन का स्किल डेवलपमेंट आपका नामसाई में स्टार्ट किया गया है, जहां में अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज में अलोंग विद द कृषि विज्ञान केंद्र के साथ वो लोग एपीकल्चर, यानी कि हनी बी का कल्टिवेशन को स्टार्ट किया है, होगा। इसमें और थोड़ा सा अगर आप देखिएगा हनी कल्टिवेशन के बारे में, तो ये जो कल्टीवेशन है, यहाँ में हैंड ऑन ट्रेनिंग आपका अरुणाचल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट को देने वाला है नामसाई, एलोंग विद कृषि केंद्र कृषि विद्या केंद्र जो है उसके साथ,
ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट ऑफ ये इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर उसके पार्ट में आता है। इसका थ्रू से क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करता है, स्टूडेंट को एनकरेज करता है कि वो एग्रीकल्चर को आज से प्रॉफिटेबल वेंचर देखे, यानी कि एग्रीकल्चर को भी आज से अदर मीन्स ऑफ सर्वाइवल यानी कि अदर मीन्स ऑफ डेवलपमेंट ऐसे देख सके। ठीक है। सो आपको याद करना है अगर एपीकल्चर एपीकल्चर मतलब हनी बी का कल्टीवेशन को हम एपीकल्चर बोलते हैं, हनी बी का कल्टीवेशन। ठीक है। तो ये एपीकल्चर अगर अरुणाचल में बोलने से सबसे पहला इंस्टीट्यूट अरुणाचल में जो है वो आपका सिले में है, सिले। और सिले आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ये याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्स फॉर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। सो आपका जो लपरादा बासर का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हिमानी मीना, वो जो अर्ज किया है सोसाइटी को कि वो एक एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट मेंटेन कर सके। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट है क्या होगा। तो ये उन्होंने कहा है, जो लपरादा का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सी हैज कॉल अपॉन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हिमानी मीना, सी हैज कॉल अपॉन कि जितना हो सकेगा एक एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि एक ऐसा इनिशिएटिव अंदर जीरो वेस्ट कॉलोनी इनिशिएटिव के अंदर में एक सस्टेनेबल और एक बेहतर एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हाइजीन सेंस वो लाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है। सो इसमें क्या है, आपका कम्युनिटी एंड फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होगा, जहाँ में आपका सैनिटाइजेशन को मेंटेन करना होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है ना, और वेस्ट डिस्पोजल और वेस्ट जितना रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स है उसको किस तरह से डिस्पोज करेगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके अलावा आपका जो डीसी बोला है कि यहाँ में सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, वो सबको फेसिंग आउट यूज नहीं करना। उसके बाद सिविक अवेयरनेस, जब तक पीपल अवेयर नहीं होगा तब तक अवेयरनेस का कैंपेन कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा, है ना। स्पेशली क्लीनलीनेस का जो कैंपेन है, स्वच्छ भारत का कैंपेन है, उसको सक्सेस होने के लिए पब्लिक का अंदर में एक सिविक अवेयरनेस आना ज़रूरी है। क्योंकि ओवरऑल पूरा इंडिया में स्पिट पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है इंडियंस को। ओके। सो जितना भी इंडियंस है दे हैव स्पिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हर जगह थूकना, यानी कि वो इस तरह का सिविक अवेयरनेस लाना जरूरी है। ओनली देन एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस में हम लोग एक सक्सेसफुल वेलफेयर स्कीम बना सकेगा। ठीक है। ओके। सो डीसी हैज कॉल्ड अपॉन जीरो वेस्ट कॉलोनी, यानी कि वो एक कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव वो डाला है, जिसमें जितना हो सकेगा मिनिमाइजिंग द वेस्ट जनरेशन एंड जितना हो सकेगा मैक्सिमाइजिंग योर रिसाइकल रीयूज, है ना। जो आपका एनवायरनमेंट का 3 Rs है, 3 Rs, उसको रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इसी को मतलब मोटो बना के एक जीरो वेस्ट कॉलोनी इस्टेब्लिश कर सकना, यही इसका मोटो है। ठीक है। और जितना पॉसिबल होगा सेग्रीगेशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये हेल्प करेगा एनवायरनमेंट एंड एज वेल एज वो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को एक सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड विजिलेंस अवेयरनेस वीक अंडरवेंट। ठीक है। आपका जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिफाइनरीज ऑफ इंडिया, वो जो दुलियाजान उसका जो हेड क्वार्टर है वहाँ में विजिलेंस अवेयरनेस वीक को वो लोग मना रहा है। ठीक है। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक में ये उसी के बारे में है, थोड़ा देख लो। तो विजिलेंस में वहाँ में आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सो उन्होंने प्रोमोटिंग इंटीग्रिटी यानी कि कंसिस्टेंट ऑफ बीइंग ट्रूथफुलनेस, उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी, है ना, एथिकल कंडक्ट, ये सब को बारे में प्लीड करके वो लोग एक अवेयरनेस वीक का कैंपेन आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड रखा है, आपका ये जो दुलियाजान में होगा। ये विजिलेंट वीकनेस का वीक का बारे में है, जहाँ में उसका मोटिव है, उसका जो विजिलेंस के अंदर में वो लोग को इंटीग्रिटी और वो लोग का जो ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन फ्री जो मेंटेन करना, उसके बारे में ओवरऑल यहाँ पे फिर से एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट,
bird flu hits migrating cranes hard in German as the virus flares up. Okay, so recently every part, even in northeast side में भी और आपका वर्ल्ड में भी राइस ऑफ द बर्ड फ्लू के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, सो ये बर्ड फ्लू अगर आप देखें नियरली 2000, ठीक है, सो नियरली 2000 माइग्रेटिंग जो क्रेन्स होता है, जो आपका लिनियम जर्मनी में वो लोग माइग्रेशन के समय में आता है, वो लोग जो बर्ड फ्लू से बहुत सीवियरली इम्पैक्टेड हुआ है और वो लोग का डेथ हो गया है. ठीक है, सो ये जो आपका जो बर्ड फ्लू है, ये आपका अर्ली सितंबर में जर्मनी में इसका रिपोर्ट 30 आउटब्रेक्स के बारे में बताया गया था, जो कि आपका पोल्ट्री फार्म्स एंड वाइल्ड बर्ड्स में था. उसके अलावा आपका जितना भी नियरली 50,000 का जो डोमेस्टिक बर्ड्स है वो लोग को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था. सो अनफॉर्चुनेटली अराउंड 2000 ऑफ द माइग्रेटिंग क्रेन्स हैड बीन इफेक्टेड बाय दिस डिजीज एंड वो लोग का डेथ को रिपोर्ट किया गया है. ठीक है, सो अगर हम थोड़ा देखें कि ये बर्ड फ्लू क्या है ना, नेक्स्ट. तो बर्ड फ्लू के बारे में आपको ये मालूम होना है कि बर्ड फ्लू को हम एवियन इन्फ्लुएंजा बोलता है. ये टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर बर्ड्स को इम्पैक्ट करता है, और ये जो आपका इन्फ्लुएंजा टाइप ए जो वायरसेस है उससे आपको लगता है. और ये बर्ड फ्लू का बहुत सा कैटेगरी है, जैसे कि H5N1, H5N8, H7N9 और H1N1, जिसको हम लोग इसी को भी हम लोग फेमस है बर्ड फ्लू, जो ह्यूमन को ये लगा था, है ना. ये ह्यूमन को बर्ड से, यानी कि आपका जो बर्ड्स है उससे ये ह्यूमन को लगा था H1N1. ठीक है, सो ये भी एक बहुत ही मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है. डायरेक्ट कंटेक्ट इन्फेक्टेड बर्ड से सीधा लग सकता है, उसका ड्रॉपिंग से या तो उसका कंटामिनेटेड सरफेसेस से, इससे लग सकता है. सो इसमें आपको क्या क्या होता है, सडन डेथ, स्वेलिंग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये सब हो सकता है. ठीक है, सो ये एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, स्पेशली पोल्ट्री फार्म जो फैमिली है एनिमल हस्बेंड्री में. ये बहुत सा इंपॉर्टेंट मतलब एक अपकमिंग सीरियस इश्यू है. ओके, सो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकता है, एक स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी प्रैक्टिस करना, आपका जो वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिक बर्ड्स वो लोग को मॉनिटर करना, वैक्सीनेशन हो सकने से कर सकना. ठीक है, सराउंडिंग को क्लीन रखना, और जो इन्फेक्टेड है उसको अलग एकदम दूर, इवन ह्यूमन भी उससे मतलब लगने का चांसेस होता है, इसलिए प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करना. उसके बाद दिल्ली कंडक्ट्स cloud seedling trials after 53 years. Experts say short-term measures to tackle population. So जैसे कि दिल्ली का जो एयर इंडेक्स क्वालिटी बहुत बढ़ गया है, एंड आफ्टर द दिवाली उसका इंडेक्स का क्वालिटी और भी अनब्रीडेबल, यानी कि ह्यूमन के लिए हेजरस, हेल्थ हेजरस हो सकता है. तो इसीलिए वो लोग जो एक ट्रायल मेथड जिसमें क्लाउड सीडलिंग का मेथड वो लोग इनिशिएट किया है. ठीक है, और ये मेथड जो आफ्टर 53 ईयर्स के बाद इसको स्टार्ट कर रहा है होगा. सो दिल्ली गवर्नमेंट आपका जो आईआईटी कानपुर के साथ इन कोलैबोरेशन आफ्टर 53 इयर्स आर्टिफिशियली रेन इंड्यूस कर रहा है, ताकि वो पोल्यूशन लेवल को रिड्यूस कर सके और एयर का जो क्वालिटी इंडेक्स है उसको बढ़ा सके. ओके, सो यहाँ में क्या है, वो लोग सिस्ना एयरक्राफ्ट उसको यूज़ कर रहा है. और ये याद रखो, एग्जाम में ये आ सकता है कि ये जो आर्टिफिशियल क्लाउडिंग है उसको कैसे करता है, ये एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है. तो वो सिल्वर आयोडाइड या तो सिंपल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इससे हम लोग इसको बनाता है, ये याद रखो. ठीक है, और ये दिल्ली का बहुत सा पार्ट में, जैसे कि बुरारी में, मयूर विहार, वहाँ पे डाला गया है. ठीक है, सो इससे क्या करने से क्या होगा, ये टेम्पोररी कुछ मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज स्पेशली एयर क्वालिटी को टेम्पोरली थोड़ा फिक्स कर सकता है. और गवर्नमेंट इसका अराउंड 9 to 10 मोर ट्रायल्स वो बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के बेस पे इसको डाला जाएगा. ठीक है, उसके बाद खंडू इनॉग्रेट्स 69 नेशनल गेम्स, 69 नेशनल स्कूल गेम्स. ठीक है, सो आवर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू उसने आपका जो 69 नेशनल स्कूल गेम्स को ईटानगर में इनिशिएट किया है. और ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट, जो कि स्पोर्ट्स सेक्टर को एनहेंस करने के लिए, स्पोर्ट्स सेक्टर को और बढ़ाने के लिए. ठीक है, सो ये जो आपका जो 69 नेशनल स्कूल गेम्स 2025, ये अंदर 17 गर्ल्स एंड बॉयज़ का बॉक्सिंग का
जो कि आता है आपका खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम, वहाँ में इसको मार्क किया है। और ये स्टेट का फर्स्ट एवर होस्टिंग ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स गेम है इंडिया का। आपका जो ईटानगर का पहली बार नेशनल स्कूल गेम्स को वो पहली बार इवेंट को मतलब मार्क कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ में वो जो आपका जो स्टूडेंट्स है वो लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन, यूनिटी एंड रिफ्लेक्टिंग द स्टेट्स ग्रोइंग कमिटमेंट टू द नर्चरिंग ऑफ द यंग टैलेंट के बारे में उन्होंने बताया गया है। ठीक है, सो अगर हम देखेगा कि नेशनल जो स्कूल है उसका अगर थोड़ा सा डिटेल देखने से, ये 1954 में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर में इसको बनाया गया है। ठीक है, और अरुणाचल ये फेडरेशन को यानी कि आपका नेशनल स्कूल्स गेम का फेडरेशन को अरुणाचल 2008 और 9 में ज्वाइन किया है। ओके होगा। सो ये स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका जैसे आपको पहले भी 1954 में ये स्टैब्लिश हुआ है। ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपका जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट लोग को, यंग स्पोर्टिंग टैलेंट्स लोग को एक इंस्टीट्यूट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जाके कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, होगा। नेक्स्ट, स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप बिगिंस। सो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप तवांग में ये बिगिन हो गया है। ओके होगा। आर्चरी मीन्स आपको मालूम है ना, जो बो एंड एरो का जो गेम है वो आपका तवांग का हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम वहाँ में स्टार्ट हो गया है, जिसमें अराउंड 60 आर्चरीज फ्रॉम डिफरेंट एकेडमिक्स एंड डिस्ट्रिक्ट वहाँ में अरुणाचल में आ रहा है ये मैच खेलने के लिए। ओके, उसके अलावा यहाँ का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर गाब्रियल वांगसू वो बताया है कि ये जो आर्चरी है वो कितना डीपली रूटेड है इंडिया का अरुणाचल का ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में, क्योंकि अरुणाचल का जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स लुक में आर्चरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ वेपनरीज माना जाता था और सिंस टाइम इसको यूज़ किया जाता था। सो ये इसको एक कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उन्होंने बताया है। उसके बाद लद्दाख नोरबू विंस डबल टाइटल एट 8 माउंटेन बाइकिंग तवांग चैंपियनशिप, तवांग चैलेंजेस। सो ये आपका जो माउंटेन का जो साइकिलिंग होता है जिसको माउंटेन बाइकिंग हम बोलता है, इसका जो चैलेंज रखा गया था आपका तवांग में। ओके, तवांग में ये चैलेंज को रखा गया था, तो उसमें लद्दाख का तिवांग नोरबू वो जो अपना डबल टाइटल, ये वो गोल्ड टाइटल को वो विन किया है। उसके अलावा हिमांशी गारती इंडियन आर्मी एडवेंचर विंग का एंड शिवम फ्रॉम हरियाणा वो लोग सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन हेल्ड किया है। ठीक है, और इसको आपका अरुणाचल का साइकिलिंग एसोसिएशन अंडर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ये इसको पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है, और इसमें अरुणाचल का पार्टिसिपेंट लियुम अत उसको भी देखा गया है जो जूनियर सेक्शन में सेकेंड पोजीशन में आया है। ओके, ए क्लैश ओवर फेथ कल्चर एंड आइडेंटिटी, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट को हम जो लिया है आपका रीडर्स फोरम से, रीडर्स फोरम। ठीक है, और रीडर्स फोरम का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो प्रीलिम्स एग्जाम में कम, लेकिन मेंस में वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बन सकता है आपको लिखने का, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, स्पेशली अरुणाचल से। ठीक है, तो इसका जो समराइज व्यू उसको हम लोग थोड़ा देखता है कि फेथ कल्चर और आइडेंटिटी किस तरह से आदमी को ये करता है, प्रॉब्लम देता है ना, क्या होता है इसका इंटरेक्शन का वजह से। सो इसमें इसका जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट अफ्रा ऑफ 1978 ये बेसिकली इसलिए बनाया था कि ताकि वो फोर्स रिलीजियस कन्वर्सन है उसको वो तक मतलब स्टॉप कर सके। लेकिन ये अभी सरफेस होके पब्लिक में एक डिबेट हो रहा है मतलब डिबेट हो रहा है जो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में वो बता रहा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, है ना। उसके अलावा यहाँ में दूसरा चीज़ है कि इंडिजीनियस कंसर्न भी हो रहा है। बहुत सा इंडिजीनियस फेथ लीडर्स लोग आर्ग्यू कर रहा है कि ये एक जो ट्राइबल ट्रेडिशनल और आइडेंटिटी फ्रॉम एक्सटर्नल रिलीजन से वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन सम ऑफ देम आर सेइंग कि इसको मिसयूज किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है आपका क्रिश्चियन
माइनॉरिटीज़ को, है ना। उसके बाद ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कर्टेल कर रहा है। ओके, उसके अलावा पॉलिटिकल एंड सोशल एम्प्लॉयमेंट, ये जो न्यू लॉ है यहाँ में एक डेलिकेट बैलेंस विदाउट फॉर प्रिजर्विंग इंडिजिनियस कल्चर एंड अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसको मतलब न्यू अमेंडमेंट आपका जो अफरा में डाल के उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का एक कोशिश रखा जा रहा है। ठीक है, तो अरुणाचल का अगर अफरा में देखने से यहाँ में क्या क्या अमेंडमेंट्स है, सबसे मतलब रूल है। सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑफ द फोर्स कन्वर्सन, आप किसी को भी कन्वर्स फोर्सफुली नहीं कर सकता है और करने से आपको 2 साल का सजा एंड फाइन ऑफ 10,000 लग सकता है। उसके अलावा अगर कोई इनवॉलेंट्रीली मतलब कन्वर्सन जबरदस्ती करा रहा है तो उसको डिप्यूटी कमिश्नर में विद इन द 15 डेज आपको उसमें आप पिटिशन फाइल कर सकता है। उसके बाद दूसरा, ये जो लॉ है इसका बेसिक कंसेप्ट है प्रिजर्व द ट्राइबल फेथ एंड कस्टम, जैसे दोनी पोलो एंड अदर ट्रेडिशनल बिलीफ को प्रिजर्व करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट डी रिस्किंग एंड रीपोजिशनिंग। सो ये डी रिस्किंग एंड रीपोजिशनिंग ये भी आपका मेंस का फॉर्म का कंसेप्ट, मेंस का कंसेप्ट से इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि मेंस में आपका पेपर 2 हो या तो आपका पेपर 3 या पेपर 1 जीएस का जो पेपर होता है वहाँ पे ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन जो जियोपॉलिटिक इकोनॉमिक्स और या तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो होता है वो क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है। तो इसीलिए वही पर्सपेक्टिव से हम इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग हम देख लेगा, समराइज। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यूएस का जो टैरिफ वो डाला है सब इंडिया पे नहीं बल्कि बहुत सा कंट्रीज में उन्होंने डाला है। आपका चाइना हो गया एंड इवन इंडिया हो गया। तो सच टैरिफ्स डालने से क्या होता है कि बाकी जितना भी सराउंडिंग कंट्रीज है वो लोग को भी इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है डी रिस्किंग के बारे में, यहाँ में अगर आप देखें इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन वो लोग अपना जो स्ट्रेटेजिक है ऑटोनॉमी है उसको फिर से नया से रिन्यू कर दिया है। ठीक है, दोनों ही अपना ग्लोबल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को शिफ्ट किया है और वो लोग उसको डी रिस्किंग के ऊपर में मतलब डी कॉपलिंग टू डी रिस्किंग कर दिया, यानी कि रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन चाइना, यानी कि चाइना के ऊपर में जो वो लोग का रिलायंस है स्पेशली फॉर रेयर अर्थ मेटल और अदर जो मतलब प्रोडक्ट के लिए उसको रिड्यूस कर दिया है। उसके अलावा ये लोग का ये जो स्ट्रेटेजी है वो चाइना डोमिनेंट को मतलब टैकल करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है ना। क्योंकि चाइना जो आपका जितना भी अर्थ मतलब वर्ल्ड का एक्सपोर्ट में जो रेयर अर्थ का जो एक्सपोर्ट होता है, रेयर अर्थ ऐसे सामान होता है जिससे आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना है, सॉफ्टवेयर का सामान, वो सब बनाने का जो एलिमेंट्स होता है वो रेयर अर्थ होता है और चाइना उसका 70% एक्सपोर्ट को वो पकड़ के रखता है। ठीक है, जितना हो सकेगा वो यूरोप और आपका जो इंडिया है वो लोग अल्टरनेटिव नेटवर्क ढूंढने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, यूरोप नया एक लॉ इंट्रोड्यूस किया है क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट, वाइल इंडिया भी आत्मनिर्भर भारत एंड पीआईएल स्कीम्स उन्होंने डाला है। सच मतलब स्टेप्स जो चाइना का डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने का कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद शेयर्ड अप्रोच टुवर्ड्स बैलेंस ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और दोनों ही सेलेक्टिव ओपननेस को सपोर्ट कर रहा है बोथ इंडिया एंड यूरोप होगा, ताकि वो एक कोऑपरेटिव रेजिलियंस सिस्टम बना सके स्पेशली फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल सेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज है आपका थॉट ऑफ द डे। One secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes. जब आपका opportunity होगा, आपको कोई excuse use नहीं होना है. You have to try everything what you have. Give your 110% to success. Okay. So this is said by Benjamin Disraeli. So आज का न्यूज़ इतना ही है. तो अगर आप लोग को कुछ भी क्यूरीज है, गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकता है. ओके, सो थैंक यू.